द संडे व्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। रघु ठाकुर जी, आप लोहिया जी के साथ भी रहे हैं और जब समाजवाद का नाम आता है तो आज भी आपको लोग याद करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आज देश में जाति जनगणनाओं पर बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी राय में जाति की जनगणना होना चाहिए। हम जो लोहियावादी लोग हैं, हम लोग जाति को मिटाना चाहते हैं, परंतु जाति की जो सच्चाई है उसको नहीं छिपाना चाहते। जाति इस देश में एक सच्चाई है और इस जातिगत जनगणना से कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। एक लाभ ये हो सकता है कि जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि हमारी कितनी संख्या है तो उनकी हिस्सेदारी की भूख बढ़ेगी। दूसरा, जब हिस्सेदारी की भूख बढ़ेगी तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए हिस्सेदारी जरूरी होती है, तो जातिगत जनगणना से लोकतंत्र भी मजबूत होगा। अब जो लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो दरअसल हिंदुस्तान की समाज व्यवस्था को स्थापित रखना चाहते हैं और एक सामाजिक न्याय की भावना पर काम नहीं करना चाहते। 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी। भारत सरकार ने यानी हिंदुस्तान की जनता ने उसका खर्च उठाया है। तो हमारा तो कहना यह है कि नए जनगणना की भी अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। जो 2011 की जनगणना की रिपोर्ट है उसको सरकार जारी कर दे। जब आपने जांच कराई है, रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट भी आपके ही सेंसस ने की है, जनगणना आयोग ने की है, तो आपको जारी कर देना चाहिए। तो जाति की जनगणना को जो रोकने का या दबाने का प्रयास हो रहा है, ये प्रयास एक प्रकार जो हिंदुस्तान के कमज़ोर तबकों के पृष्ठों के खिलाफ हो रहा है। देश में जो ये हमारा भारत है, कृषि प्रधान देश है। हमारा अन्नदाता 9 महीने से आंदोलनरत है। एक लोकतांत्रिक देश में आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि सरकार तत्काल उनकी बातों को पूरा करे, उनको हल करे, उनसे बातचीत करे और देश के किसानों को भी इस सवाल पर सोचना चाहिए। दरअसल एक दिक्कत परिस्थिति ये बनी है कि देश के बहुत बड़े हिस्से के किसान आंदोलित नहीं हैं। इसका लाभ सरकार को मिलता है, तो इसलिए इस आंदोलन को, किसानों के सवाल को देश में ले जाने की आवश्यकता है। किसान आंदोलन के मित्रों से भी हमने कहा था कि कुछ बातों पर आपको भी विचार करना चाहिए और आंदोलन की ताकत कैसे बढ़े इस पर सोचना चाहिए। एक तो जो वहाँ आंदोलन के नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो कुछ एक प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र में फंस गए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं वहाँ जाने वाला था तो हमसे कहा गया कि साहब आप राजनीतिक दल के नाम से मत आइए, आप किसी दूसरे संगठन के नाम से आ जाइए। मैंने कहा भाई, मेरा विश्वास पाखंड में नहीं है। मैं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का हूँ और मैं छद्म नाम से जाऊँ। आज वो लोग जा रहे हैं वहाँ, जो सीपीएम के लोग हैं वो वहाँ जा रहे हैं, वो नाम बदल के जा रहे हैं। सीपीआई के अतुल अंजान जा रहे हैं, वो नाम बदल के जा रहे हैं, कुछ संगठन के नाम पर जा रहे हैं। इसमें जो विकास की कल्पना है, उस विकास की कल्पना को क्या वो बदलेंगे? आज विकास की कल्पना का मतलब क्या है? विकास क्या हुआ? विकास किसको माना जाए? क्या कोई हवाई अड्डे बना देना, क्या कोई बड़े बना देना, ये कोई विकास है? इस प्रदेश की बेरोजगारी के लिए जिन चीज़ों से काम मिल पाए, जिन छोटे उद्योगों से, खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग से, छोटे उद्योगों से, तो क्या इनको संरक्षण देके वो बेरोजगारी को मिटाने को तैयार हैं? और जब तक ये बेरोजगारी की समस्या का स्थायी हल नहीं निकलता है, क्या वो बेरोजगारी भत्ता देने को तैयार है? 3 नंबर 4, क्या वे इस बात को तैयार हैं कि वे विधायकों की पेंशन को समाप्त करेंगे? क्योंकि विधायकों को पेंशन कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ये होता तो 76 के पहले ही मिलती, ये तो आपातकाल में लागू किया गया। तो क्या इसके लिए वो तैयार हैं? और नंबर 5, जो इस प्रदेश में लोकतांत्रिक अधिकारों का क्षय हुआ है,
उनकी सरकार में, आज सरकार में। अब आप सब लोग लखनऊ गए हैं, जो जीपीओ है लखनऊ का, सारे धरने जीपीओ पे होते थे। आज पूरे 5 साल से नहीं, पूरे 10 साल से जीपीओ पे 144 लगी हुई है। अखिलेश जी की सरकार थी तब भी वहाँ 144 लगी रही है, योगी सरकार है तब 144 लगी रही। तो क्या ये आदमी का जो संवैधानिक अधिकार है आज़ादी का, उसके खिलाफ नहीं है? तो हम कहना चाहते हैं कि अगर वो कहें कि हम जो प्रतिबंध संवैधानिक लगाए गए हैं आज़ादी के ऊपर, इनको हम खत्म करेंगे, ये 5 बातें कहें और बातें हम छोड़ेंगे, उनको समर्थन करने को तैयार है। रघु जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, देश में जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी के सामने सभी सेकुलर गठबंधन फेल हो जाते हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि बीजेपी घोषित कम्युनल है और सेकुलर अघोषित कम्युनल है। समाज को बांटते हैं, तो आज भी वो सोचते हैं कि हम बांट के लोगों को अपना काम पूरा कर लेंगे, और इस काम में बखूबी लगे हुए हैं। पर जो दूसरे लोग हैं वो इन सवालों पर सावधान नहीं है। तो आज भाजपा के षड्यंत्रों का अगर मुकाबला करना है तो समाज के दूसरे लोगों में, दूसरे वर्गों में भी चेतना पैदा करना पड़ेगी। आपने बीजेपी के नेताओं की बात की। जहाँ तक मैं समझता हूँ देश में महंगाई चरम पर है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महंगाई है ही नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो उनकी बात से सहमत नहीं हूँ और मैं इसे एक प्रकार से उनका दम्भ मानता हूँ, परंतु अकेले मेरे कहने से हल नहीं होना है। उनका उत्तर देने को क्या देश की जनता तैयार है? अभी 5 महीने बाद मार्च में चुनाव होना है। अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा आती है तो मान लिया जाएगा कि महंगाई नहीं है, और अगर लोग इस सरकार को गिरा देते हैं तो हम मान लें कि भाई महंगाई है। तो लोगों को भी अपनी पीड़ा को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से व्यक्त करने का काम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि स्वतंत्र देव सिंह जो हैं, इनका नाम तो स्वतंत्र देव सिंह है, परंतु जो भाजपा में या आजकल सभी सरकारी पार्टियों में या बड़ी पार्टियों में जो लोग हैं, वो स्वतंत्र का नाम भले रखते हो होते हैं गुलाम देव सिंह। तो इनको तो वो बात बोलना है जो इनकी ऊपर की हुक्मरान बोलते हैं, जो ऊपर के मालिक लोग बोलते हैं। अगर स्वतंत्र देव सिंह किसी और पार्टी में होते कुछ और बोल रहे होते। तो आजकल आदमी की जो बोली है, उसने अपनी बोली सत्ता के लिए, पद के लिए, पैसे के लिए गिरवी रख दी। तो बदुआ मजदूरों के बारे में हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहते। मनोहर लोहिया जी के साथ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर है। चुनाव आने वाले हैं, बस आप भी समाजवादी विचारधारा से हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि भाजपा हार जाए, और मैं ये चाहता हूँ कि 5 साल जहाँ भी कोई सरकार है, सरकार को बदल देना चाहिए। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहते थे कि रोटी को लड़ते पलटते रहो, तो ये रोटी पलटी जाना चाहिए। दूसरा जो मैं उसको देख रहा हूँ कि भाजपा के बदलने के बाद जो नए लोग आने वाले हैं, क्या वो इस प्रदेश की बहुसंख्या के साथ न्याय करने वाले हैं या न्याय करेंगे? आज 2-3 सवाल ऐसे सामने आए हैं कि जिन सवालों से ये प्रश्न खड़ा होता है। एक सवाल सामने आया कि हिंदुस्तान की संसद में एक प्रस्ताव आता है कि अब जातिगत जनगणना जो है वो केंद्र नहीं करेगा, राज्य करेंगे। अगर केंद्र सरकार ये मानती है कि यह संवैधानिक है तो फिर राज्य क्यों करेंगे? अभी तक राज्य केंद्र कराता रहा है, तो अब केंद्र के केंद्र में क्या दिक्कत है? तो केंद्र ने एक प्रकार से चालाकी से अपनी गेंद जो है वो राज्यों के पाले में डाल दी, और सारे जो राजनीतिक दल उन्होंने जाकर उसका समर्थन किया। तो कल मान लो कि अभी इन्हीं में से कोई दल फिर वापस आ जाए, तो क्या कोई बड़ा फर्क इस सवाल पर आएगा? क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगे? दूसरा, जो आर्थिक नीतियां हैं, उन आर्थिक नीतियों में भी बदलाव की आवश्यकता है।
तो जो वर्तमान मजबूत दल हैं या जो बड़े विपक्षी दल हैं, बड़ी ताकत में हैं, दिखते हैं, ये क्या कोई उन बुनियादी नीतियों पर चलने को तैयार हैं? आम एक धारणा है कि भाई इस प्रदेश समाजवादी पार्टी समर्थ पार्टी। मैं श्री अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ कि वो केवल 5 घोषणाएं कर दें। मैं इस चुनाव में हमारी पार्टी का तो कम से कम कहता हूँ कि एक भी प्रत्याशी खड़ा नहीं करूँगा और एक बार समाजवादी पार्टी को समर्थन करने का अपराध करूँगा। जो 5 बातें मैं कह रहा हूँ, उन 5 बातों को मैं कहना चाहता हूँ कि नंबर 1 वो कहें कि उनकी सरकार बनने के बाद वो उत्तर प्रदेश में दाम में बांधो नीति लागू करेंगे। जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि लागत से 1.5 गुने से ज़्यादा का कोई सामान नहीं बिकना चाहिए, ना कारखाने का ना किसान का। यानी किसान को न्यूनतम है लागत से 1.5 गुना और कारखाने वाले को अधिकतम है लागत से 1.5 गुना। नंबर 1। नंबर 2 वो क्या है, कहने को तैयार हैं कि उनकी सरकार अगर आ जाए तो सारा निजी शिक्षण समाप्त करके सरकारी शिक्षा करेंगे ताकि सबको समान शिक्षा हो पाए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके ही मुख्यमंत्रित्व काल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसमें हाई कोर्ट ने एक बहुत क्रांतिकारी फैसला दिया था जो लोहिया के तर्ज पर फैसला था। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। हम उस इलाहाबाद के जज को, अग्रवाल साहब को सैल्यूट करना चाहते हैं कि उन्होंने लोहिया की बात को अपने न्याय में लिखा और कहा कि जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, इनके बच्चों को भी उन स्कूलों में पढ़ना चाहिए जिन स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। बजाय इसके कि हाई कोर्ट के आदेश को सरकार लागू करती, सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो नंबर 2 मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, कोई अपील करें, ये ऐलान करें कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो संपूर्ण शिक्षा का निजीकरण समाप्त करेंगे और जो फैसला हाई कोर्ट का था उसके लिए हम यहाँ पे लागू करेंगे। 2 बात।